हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, आज वो हमारा चैप्टर है, ये 12th पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इसके बारे में याद करिए, हमने पिछले ही जो हमारा 4 जो चैप्टर हुआ करता था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के रूप में विश्व में ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जो कि उभर करके आ रहे हैं। ठीक है, तो बोला जाता है, बहुत से विद्वानों का मत ये है कि सार्क भी जो है अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के रूप में एक अलग से संगठन के रूप में उभर करके आ रहा है, परंतु वर्तमान में ये जो संगठन है निष्प्रभावी हो रखा है। ठीक है, चाहते तो हम इस संगठन को भी जो है 4th चैप्टर के अंदर ही यूरोपीय संघ आसियान के साथ ही जो है इनको भी हम निपटा सकते थे, परंतु इसको इसलिए हमने अलग चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसके अंदर भारत शामिल है। ठीक है, और भारत के नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है किस संगठन में है। ठीक है, भारत के उस समय पर उस संगठन के अंदर क्या स्थिति है, वो संगठन किस प्रकार से परफॉर्मेंस अपना कर रहा है वर्तमान समय में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करें, देखते हैं कि इस बार का जो हमारा इंडेक्स है, मतलब इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको ज़रा दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि दक्षिण एशिया का होता क्या है, मतलब कहाँ पर ये सिचुएशन, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, इसके बारे में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, पहले हम सब आपको जो यहाँ पर दक्षिण एशिया के बारे में बताऊंगा फिर। ठीक है, और उसके बाद जो है दक्षिण एशिया में विभिन्न राजनीतिक प्रणाली के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मोस्टली जो है दक्षिण एशिया के अंदर 9 कंट्रीज आती है, 9 देश आते हैं, जिसमें से 8 देशों ने मिल करके सार्क की स्थापना कर रखी है। ठीक है, और एक वो देश है जो कि इसमें शामिल नहीं है सार्क के अंदर, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर हमको यही डिस्कस करना है कि उन 8 के 8 देशों के अंदर कौन सी राजनीतिक प्रणाली चल रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्या वहाँ पर सेना का शासन है या फिर लोकतंत्र है। ठीक है, सिंपलीफाई में कहें तो यही इसका मतलब है। ठीक है, और आपका जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली कठिनाई है। ठीक है, इसको भी जो हम डिस्कस कराएंगे। फिलहाल इस वाली वीडियो के अंदर आपको ये 3 टॉपिक जो है इसी में मैं आपके कवर कराऊंगा, और बाकी की जो है ये जो 2 टॉपिक है सेकंड पार्ट के अंदर होगा, और ये जो 3 टॉपिक है ये थर्ड पार्ट के अंदर आपका कवर कराऊंगा मैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा 4th पार्ट आएगा वो हमारा 1 मार्क्स के जो परस्पेक्टिव से होगा वो पूरा। ठीक है, चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो आपका इंडेक्स का वो है टॉपिक, वो है दक्षिण एशिया क्या है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड का लोकेशन देखो तो वर्ल्ड के लोकेशन के अंदर यहाँ पर जो इंडिया है, हमारा प्यारा जो भारत है, इसके अगल बगल देखोगे तो इन्हीं को जो है हमने दक्षिण एशिया कहा है। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो दक्षिण एशिया बोल रहा है तो मतलब ये एशिया का जो दक्षिणी पार्ट है ये इसको लेकर के बोला जा रहा है। तो अगर आप एशिया महाद्वीप को देखोगे तो ये पूरा ऊपर वाला जो हमारा आता है ये पूरा एशिया महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो उसका जो दक्षिणी पार्ट है उसी चीज़ को लेकर के भारत ने और कई अन्य देशों ने मिल करके सार्क संगठन की स्थापना करी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जरा अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से सदस्य देश जो हैं वो आते हैं। सबसे पहला देश आता है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और एक आता है म्यांमार। ठीक है, पहले जो है विद्वानों के अंदर थोड़ा बहुत भिन्नता आ रही थी, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी कि क्या अफगानिस्तान और म्यांमार भी जो है ये दक्षिण एशिया का पार्ट हुआ करेंगे, परंतु बाद में सहमति बनी कि जी हाँ, दक्षिण एशिया का पार्ट जो है इनको भी कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है दक्षिण एशिया के सटे हुए देश हैं। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाता हूँ ये रहा कि शुरुआत में जो है इसमें टोटल 7 देशों की बात की जाती थी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, लेकिन बाद में सहमति बनी कि अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जो है इसी दक्षिण एशिया के क्षेत्र के अंदर हमें काउंट करना चाहिए, ऐसा माना जाने लगा बाद में। ठीक है, और आपके 1 नंबर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि चाइना जो है ना वो दक्षिण एशिया का देश नहीं है। ठीक है, परंतु वो लगता ज़रूर है कि बच्चों को कि हाँ ये भी जो है दक्षिण एशिया का ही हिस्सा होगा, लेकिन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आपका जो है राइट या रॉन्ग क्वेश्चन, राइट या रॉन्ग जो टिक मार्क आता है उसमें ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगली चीज़ हमको देखनी है कि भारत ही पूरे दक्षिण एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के प्रत्येक देश, हर एक देश से उसकी जो सीमाएं हैं मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकती है कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमाएं
प्रत्येक देश की सीमाओं से मिलती हैं, ठीक है, तो वो भारत ही है, अपना भारत है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं सार्क की उदय के बारे में, कि सार्क का जो गठन है वो हुआ तो हुआ कैसे आखिरकार, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसकी फुल फॉर्म है, और हिंदी में जो है इसको ये लिखा हुआ है। आप चाहे तो हिंदी या इंग्लिश कोई से भी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, आपका सही जाएगा वो, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है, शुरुआत में ये जो सार्क के जो सदस्य देश है, इनके अंदर एक भावना आई आपसी सहयोग की, ठीक है। और इसी आपसी सहयोग की भावना ने जो है प्रथम शिखर सम्मेलन के अंदर, ठीक है, जो कि 1985 के अंदर हुआ था ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर हुआ था। तो वहीं से जो है ना सार्क की जो है स्थापना हुई थी सबसे पहली बार, ठीक है। तो अब जरा ये आपको जरा दिखाते हैं कि सार्क देश के अंदर, मतलब जो हमारा सार्क संगठन है उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सार्क के अंदर जो है शुरुआत के अंदर 7 देश आते थे, ठीक है। और वो 7 देशों के नाम मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। म्यांमार और अफगानिस्तान को छोड़ दे तो बाकी जो 7 देश बचेंगे वो सारे के सारे शुरुआत में सार्क सदस्य के अंदर ही आते थे, ठीक है। परंतु 2005 के अंदर जो 13वां सम्मेलन हुआ था सार्क का ढाका के अंदर, मतलब ये बांग्लादेश के अंदर जो 13वां सम्मेलन हुआ था सार्क का, उसके अंदर सहमति बनी कि अफगानिस्तान को जो है ना सार्क का जो है एक सदस्यता उसको देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर सहमति बनी है, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब कि जो 13वां सम्मेलन हुआ था सार्क का 2005 में, वहाँ पर सहमति बनी कि अफगानिस्तान को भी जो है सार्क का सदस्य बनाया जाएगा। परंतु सबसे पहली बार जो है अफगानिस्तान को शामिल कब किया गया, उसको किया गया 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन में, नई दिल्ली जो हमारे भारत में हुई थी, उसमें जो शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर जो है अफगानिस्तान को ऑफिशियली रूप से ऐड किया गया किसके अंदर, सार्क संगठन के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 जो दक्षिण एशिया के जो सदस्य हैं उनमें से 8 जो सदस्य हैं उन्होंने सार्क को सार्क जो संगठन है उसके अंदर सदस्य हैं, परंतु एक सदस्य ऐसा है जो कि नहीं है, वो है म्यांमार, ठीक है। और भविष्य के अंदर संभावना बनी हुई है कि म्यांमार भी बन जाएगा, परंतु देखते हैं भविष्य में क्या होता है, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं ये पूरे सार्क कंट्रीज, ठीक है। इसका आप पूरा ये जो उनका फ्लैगशिप है उनको सारा देख सकते हैं, पूरी पूरी चीज़ें यहाँ पर टोटल 8 सदस्य हैं, और एक देश को जो है दक्षिण एशिया के छोड़ से देंगे म्यांमार को, ठीक है, वो सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो सेकंड टॉपिक है वो ये है कि दक्षिण एशिया की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। जितने भी अभी हमने 9 देखे ना, उन 9 में से हम 8 के राजनीतिक प्रणाली के बारे में बात करें, क्योंकि म्यांमार सार्क का पार्ट नहीं है, इसलिए हमको समझना उसके बारे में आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आपका राजनीतिक प्रणाली के रूप में पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक जो है लोकतंत्र को कायम कर पाया या फिर सेना का शासन आया हुआ है। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र तो कभी सेना का शासन रहा है, ठीक है। चलिए जरा आपको पाकिस्तान के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सेना का जो है ना बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली जो है रहता है, ठीक है। यहाँ तक कि जब 1956 के अंदर संविधान बना था पाकिस्तान का सबसे पहली बार, तो वहाँ उसके पश्चात जो है जनरल अयूब खान ने जो है बागडोर संभाल ली। अभी जनरल अयूब खान कौन है, देख सकते हैं नाम के आगे लगा हुआ है जनरल, मतलब आर्मी का कोई बंदा है ये, ठीक है। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है पाकिस्तान को 1956 के बाद चलाने का प्रयास किया गया, ठीक है। और फिर जो है जनरल अयूब खान के पश्चात कौन आए, जनरल याहिया खान, फिर आए जिया उल हक, और 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी भी है जो कि आते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो जितने एग्जाम्पल है ये सारे के सारे सैनिक शासन का जो है नेतृत्व करने वाले शासक रहे हैं ये लोग, ठीक है। कहने का अर्थ है कि इनके दौरान लोकतंत्र पाकिस्तान के अंदर नहीं था, ठीक है। और कुछ लोकतांत्रिक सदस्य भी रहे, कुछ लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री भी रहे पाकिस्तान के, जिनमें से कुछ ये नाम ये रहे, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ठीक है, और बेनजीर भुट्टो हो गए, नवाज शरीफ हो गए, ठीक है। और इस समय के जो वर्तमान में जो इमरान खान है, ये भी लोकतांत्रिक रूप से ही चुन करके आए हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये है पूरे पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली की पूरी कहानी, कि पाकिस्तान के अंदर कभी लोकतंत्र आता है तो कभी सेना का शासन आता रहता है, ठीक है। तो चलिए आपका अगला देखते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि बांग्लादेश भी एक वैसा देश है जहाँ पर कभी सेना का शासन तो कभी लोकतंत्र आता रहता है, ठीक है। परंतु ये याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश है इसको सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, ठीक है। याद रखिएगा कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में किसे जाना जाता था, तो बांग्लादेश को ही जाना जाता था, ठीक है। अभी मैं पूर्वी पाकिस्तान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 1947 के अंदर
हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर विभाजन के दौरान बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया था, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये देखिए अभी ये रहा, जैसे मान लीजिए ये रहा बांग्लादेश और यहाँ पर हो गया ये पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान इस वाले को तो बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, और इस वाले को बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है जी। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के साथ पश्चिमी पाकिस्तान कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, जिसके वजह से बांग्लादेश की मुक्ति के लिए मुक्ति आंदोलन चलाया गया, ठीक है। ये चला था कब? 1971 के, मतलब 1971 से पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो इसका निर्णय जो हुआ वो 1971 का जब युद्ध हुआ ना भारत और पाकिस्तान का, उसमें निर्णय हुआ कि बांग्लादेश जो है आज़ाद रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? 1971 में, ठीक है। और इसमें जो है भारत ने बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली भूमिका निभाई है, ठीक है। अगर आप अपनी दूसरी बुक का जो 5th चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंदिरा गांधी की जो है ना इसी चीज़ को लेकर के प्रशंसा भी की जाती है, क्योंकि उस समय पर 1971 के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी हमारी, और उस समय पर जो ये पाकिस्तान के साथ जो हमारी युद्ध हुआ था उस समय पर इंदिरा गांधी ने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से नेतृत्व किया था सेना का, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें, जब ये 1971 के अंदर बांग्लादेश उभर करके आया तो उस शुरुआती समय में शेख मुजीबुर रहमान को जो है पीएम बना दिया गया, ठीक है। परंतु शेख मुजीबुर रहमान की भी जो है 1975 के अंदर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है और सैनिक शासन का जो दौर है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो अब कैसे, कितने में, मतलब कौन से सन से लेके कौन से सन तक कौन कहाँ रहा, इसके बारे में हमें यहाँ जानना ज़रूरी नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि उसके पश्चात जो है, मतलब आज के समय वर्तमान में जो है शेख हसीना जी हैं जो कि लोकतांत्रिक रूप से कायम हुई हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा जो कि आपके 1 मार्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान की साइड से सेना का जो शासन करने वाले, जो नेतृत्व करने वाले थे, उनका नाम था याहिया खान, ठीक है। याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिहाज से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भारत के इतिहास में आज तक जो है 5 बार युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो उन 5 बार युद्धों में से 4 बार तो अकेले पाकिस्तान के साथ ही हुए हैं, ठीक है। और 1962 का जो है केवल चाइना के साथ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सन कि 1947-48 के अंदर सबसे पहला हुआ पाकिस्तान के साथ, 62 के अंदर हुआ चाइना के साथ, 65 के अंदर हुआ फिर पाकिस्तान के साथ, 71 के अंदर हुआ पाकिस्तान के साथ, फिर 98-99 में भी जो है पाकिस्तान के साथ ही हुआ। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के जो हमारे साथ, जो पाकिस्तान के साथ जो 4 युद्ध हुए हैं उसमें भारत हमेशा जीता है, ठीक है। और जो चीन के साथ हुआ था उसमें भारत जो है हार गया था, ठीक है। याद रखिएगा चीज़। चलिए आपका अगला आप देश देखते हैं, अगले देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में ज़रा जानते हैं। ये देखिए, यह है भूटान, ठीक है। चलिए आप ज़रा एक क्वेश्चन बताइए, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो किसी बाहरी देश के माध्यम से गुलाम नहीं बना है, ठीक है। याद करिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग अच्छे सही जवाब दे पाते हैं इसके बारे में, बिना गूगल कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं। देखिए जो भूटान है ये दक्षिण एशिया जो हमारा सार्क है उनमें अगर देखा जाए तो भूटान सबसे 2 छोटे देशों की कैटेगरी में से आता है। सबसे 2 जो छोटे देश हैं पूरे दक्षिण एशिया के अंदर वो हैं भूटान और मालदीव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके रिलेटेड भी, ठीक है। अब जरा देखते हैं भूटान में हुआ क्या है। भूटान जो है वो राजतंत्र में बिलीव करता है, ठीक है। परंतु वहाँ का इकलौता एक ऐसा राजा है जिसको हम नरेश बोलते हैं वहाँ के राजा को, ठीक है, जिग्मे वांगचुक। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मैंने जिग्मे वांगचुक लिख रखा है, ठीक है। और ये जो है वो वहाँ के नरेश हुआ करते थे। ये नरेश एक ऐसे पूरे विश्व में इकलौते नरेश हैं जिन्होंने अपनी सत्ता, अपनी खुद का जो पावर है वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, और इन्होंने कहा था कि लोग भूटान के अंदर जो है ना लोकतंत्र की स्थापना हमें करनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि वांगचुक जो है ये चाहते थे, वांगचुक, कि भूटान के अंदर जो है लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जाए बजाय राजतंत्र के, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अगला 2007 के अंदर जो है जिग्मे वांगचुक जो है अपना पद छोड़ देते हैं, जो ये नरेश के रूप में रहते हैं इनको छोड़ देते हैं। परंतु फिर बाद में जो है ना इन्हीं का जो एक बेटा है जिग्मे नामग्याल, इनको जो है एक नया नरेश बना दिया जाता है। परंतु बाद में 2008 के अंदर कुछ डिस्प्यूट चलता है इन दोनों के बीच में, और फिर बाद में जो है तय हो जाता है कि एक नया संविधान लाया जाएगा जिसके तहत जो है भूटान को संवैधानिक राजतंत्र के अधीन रखा जाएगा, ठीक है। अब ये संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है तो याद करिए, आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमने करवा रखा है, जा करके आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं,
भूटान में जब ये नया संविधान आया तो उसके पश्चात जो है भूटान के अंदर बहुदलीय प्रणाली की भी व्यवस्था जो है स्टार्ट कर दी गई, जिसकी वजह से लोगों का जो है भागीदारी बहुत ही हद तक बढ़ने लग गया। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो भूटान जो है कभी राजतंत्र के अंडर रहा करता था, और आज भी कह सकते हो राजतंत्र के अंदर, क्योंकि ये संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, तो इसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, अभी भी ये राजतंत्र के अंदर ही है। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं देश कौन सा है। देखिए रहा मालदीव। याद करिए मैंने कहा था कि दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देश कौन से हैं, तो याद रखिएगा मालदीव और भूटान है। बहुत से बच्चे जो है कन्फ्यूजन होंगे नेपाल और भूटान, जी नहीं, गलत होगा। ठीक है, नेपाल नहीं है, मालदीव आएगा दो छोटे देशों के राष्ट्रों के गिनती में। ठीक है, अब चलिए जरा मालदीव के बारे में जरा देख लेते हैं। जो मालदीव है ना 1968 तक 1968 तक जो है सल्तनत के अधीन रहा है, मतलब वहाँ का एक सुल्तान हुआ करता था, उसके अधीन जो है 1968 तक जो है मालदीव रहा है। ठीक है, और फिर जो है 1968 के पश्चात मालदीव जो है एक गणतंत्र बन गया है। ठीक है, और 1978 में मालदीव में एक नए राष्ट्रपति के रूप में चुन करके आए, उनका नाम था अब्दुल गयूम। ठीक है, ये सारे नाम याद रखिएगा। अगर आप नहीं भी याद रख पाते तो बट याद रखिएगा ये चीज़ कि 1978 में जो है मालदीव में सबसे पहला राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, और 2005 के अंदर मालदीवी संसद ने एक रास्ता खोल दिया किस चीज़ का, बहुदलीय प्रणाली का। ठीक है, और इस बहुदलीय प्रणाली से क्या हुआ, मालदीव का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होने लग गया। ठीक है, और इसके बाद से आज तक जो है मालदीव के अंदर लोकतंत्र की जो प्रथा है वो बरकरार है। ठीक है, अब चलिए आपका अगला देश है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान का जो केस है ना पूरे विश्व में बहुत ही अजीब सा केस है। ठीक है, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ ना आपकी एक अलग वीडियो बनाई जाए कि जो अफगानिस्तान के जो तालिबान हो गए, ठीक है, किस प्रकार से अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, फिर किस प्रकार से उस समय पर शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया था, और आज के समय पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं बहुत ही मतलब कह सकते हैं दुखद में रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि एक बेसिक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपको अफगानिस्तान की शुरुआत से लेकर के आज तक की हिस्ट्री बताई जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी तो यहाँ पर देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है 1973 के अंदर राजतंत्र जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, और उसके पश्चात जो है 1990 के दशक में ही वहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथी इस्लामी है वो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, और 1996 में तालिबान वहाँ पर उभर करके और फिर जो है अफगानिस्तान को एक इस्लामिक राज्य घोषित कर देता है। ठीक है, बीच में जहाँ पर 1960 के पश्चात जो है बीच में कुछ लोकतांत्रिक रूप से सरकारें भी चुन करके आई थी, परंतु वर्तमान में अगर हम देखें अफगानिस्तान के बारे में तो वहाँ पर सरकार और तालिबान के बीच में जो है लड़ाई चल रही है, कह सकते हैं कि लड़ाई चल रही है। हाँ, और आप जो ये यूएसए हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी ये कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान से समझौता करके वहाँ पर शांति की स्थापना की जाए, परंतु ये कह सकते हैं ना बीरबल की खिचड़ी की तरह बन चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं। अगले जो हमारे देश है वो है नेपाल, भारत और श्रीलंका। इन तीनों देशों के बारे में, भारत के बारे में तो आप जानते हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, परंतु नेपाल के बारे में और श्रीलंका के बारे में आपको शुरुआत से बताऊंगा कि कैसे आज़ाद हुए, क्या इनका राजनीतिक प्रणाली चलता रहा ये, लेकिन जो हमारा टॉपिक है ना इसको अलग से भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनकी राजनीतिक प्रणाली को यहाँ पर नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, आगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर इन दोनों को हम कवर करा देंगे। ठीक है, अब जरा एक एक मार्क्स के जो आपके मैप बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको जरा देख लीजिए। यहाँ पर दक्षिण एशिया की जो राजनीतिक प्रणाली वो एक सी नहीं रही है। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज़। अगला आपका क्या है, देखिए भारत और श्रीलंका आज़ादी के बाद से ही जो दो ऐसे इकलौते राष्ट्र हैं दक्षिण एशिया के अंदर जहाँ पर लोकतंत्र जो है कायम है आज तक। ठीक है, याद रखिएगा आपके पिछले साल मतलब पिछली बार के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है कि दक्षिण एशिया का वह राष्ट्र बताइए जहाँ पर लोकतंत्र आज़ादी से लेकर के अब तक जो है कायम है। तो यहाँ पर अगर वहाँ पर अगर मैप के अंदर लोकतंत्र को ये श्रीलंका के ऊपर अगर ABCD लिख रखा होता तो श्रीलंका आंसर होता, और यदि भारत के ऊपर लिख रखा था तो भारत आंसर होता वहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मैप के जो रिगार्डिंग है ये फैक्ट बनते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर कभी कभी लोकतंत्र आता है तो कभी कभी सैन्य का शासन आता है। ठीक है, और याद रखिए नेपाल के अंदर जो 2006 तक राजतंत्र रहा था, परंतु आज के समय पर लोकतंत्र है, और भूटान में जो है आज भी राजतंत्र, क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र को अपना रखा है। ठीक है,
और मालदीव जो है वो 1968 तक जो है सल्तनत के अंडर में रहा था, सुल्तान के अंडर में रहा था, परंतु आज जो है ये लोकतांत्रिक एक राष्ट्र बन चुका है। ठीक है, अब चलिए आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पूरे चैप्टर से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन है क्या, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि पाकिस्तान में कभी कभी जो पाकिस्तान की जो राजनीतिक प्रणाली है वो कैसी है, तो कभी लोकतंत्र आता है तो कभी सेना का शासन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 5th चैप्टर के अंदर एक अलग से टॉपिक बनाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है परमानेंट रूप से क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की स्थापना करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ जो है पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग आपका कोई जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का इससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन बनता है, और वो किसी भी तरह बना देंगे कि पाकिस्तान के लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको लिख करके भी देखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा क्या निकलता है कि पाकिस्तान जो है ना, वहाँ पर धार्मिक नेताओं का जो है दबदबा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है ना, शुरुआत से लेकर के अब तक तो नहीं, लेकिन शुरुआत से लेकर के कुछ हद तक पाकिस्तान अल्लाह, आर्मी और अमेरिका पर जो है टिका हुआ है। ठीक है, अगर कहें तो आज के समय पर अमेरिका पे तो नहीं टिका हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक अमेरिका आज भी सपोर्ट ही कर रहा है, बट वो डायरेक्ट नहीं शो कर रहा है इस समय। ठीक है, परंतु शुरुआत से अगर इतिहास में देखें तो पाकिस्तान जो है वो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका के ऊपर ही जो है टिका हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जो सेना है ना और जो धर्म गुरु हैं, उन दोनों का दबदबा जो है पाकिस्तान के अंदर बरकरार रहता है। ठीक है, और पाकिस्तान का जो निर्माण है, यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान का जो निर्माण है वो इस्लामिक राष्ट्र के रूप में ही हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, उनके अधिकारों की रक्षा जो है सही ढंग से नहीं कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यही एक कारण है जो कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने के मार्ग में एक बड़ी कठिनाई है, वो क्या है, धार्मिक नेताओं का दबदबा। अगला पॉइंट हमारे इसमें क्या बनता है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सेना पर लोगों का जो है कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। वो क्यों भरोसा है, क्योंकि आज तक जो है ना, हमारे अगर इतिहास में देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के इतिहास में देखोगे तो आज तक जो हम 4 बार जो है युद्ध लड़ चुके हैं। ठीक है, और आपको तो पता है कि जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो सेना लोग जाते हैं, ना कि सिविलियंस जाते हैं, ना कि नागरिक जाते हैं वहाँ पर लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 4 बार युद्ध हुए हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो समझते हैं कि हमारा देश जो आज तक जो सुरक्षित रहा है वो सेना की बदौलत ही सुरक्षित रहा है। ठीक है, इसी वजह से जो सेना है उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, किसके अंदर, उनकी राजनीतिक प्रणालियों के अंदर भी। ठीक है, और इसीलिए जो है पाकिस्तान के अंदर कभी कभी सेना का शासन भी आ जाता है, तो कभी लोकतंत्र आता रहता है। ठीक है, यही एक मेन कारण है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि सेना को जो है संविधान के दायरे में से सेना को जो है राजनीतिक दायरे से बहुत ही दूर रखा गया है। उनको तो संविधान के अंदर ये भी नहीं कहा गया कि आप राजनीतिक रूप से कोई भी बयान नहीं देंगे, ये भारत के अंदर है। ठीक है, दोनों सेपरेट रखा गया है। कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको ये बात पता थी कि भविष्य में यदि हमने सेना को ये राजनीतिक अधिकार दे दिए तो वो भी जो है हमारे भारत के अंदर सैन्य शासन का स्थापन कर सकते हैं, इसलिए जो है सेना को बिल्कुल अलग ही रखा गया है। ठीक है, चलिए आपका अगला पॉइंट देखते हैं, वो क्या है कि पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके वजह से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। ठीक है, अगर आप भारत का एग्जाम्पल लेते हो तो भारत के अंदर याद करिए कि 1975 के अंदर आपातकाल लगा था। ठीक है, उस आपातकाल के अंदर भारत के ऊपर इतने सारे दबाव डाले गए, इतने ज़्यादा दबाव डाले गए कि उनको आपातकाल जो है 18 महीने के पश्चात जो है हटाना ही पड़ा। क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि उस समय पर अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र थे जो कि भारत के ऊपर दबाव डाल रहे थे, परंतु कुछ इसी प्रकार का जो दबाव है ना, ये पाकिस्तान के ऊपर नहीं डालते। अगर ये ऐसा कुछ दबाव पाकिस्तान के ऊपर भी डाले ना तो हमें कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते, सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसका क्या मतलब कि वहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थापित करने का जो मार्ग है, उसकी जो कठिनाई है वो ख़त्म होने सी नज़र आ जाएगी। परंतु अमेरिका और जो पश्चिमी जो देश है वो हमेशा से ही जो है पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र आए। इनडायरेक्टली वे में हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं पॉइंट क्या बनेगा इसमें। आपका जो अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है, उसका एक रीज़न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न अगर हम कहें तो यही है कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद का जो है गढ़ बन चुका है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद और उग्रवादियों का जो है गढ़ बना हुआ है, आपको पता ही होगा ये। ठीक है, वहाँ पर जो आतंकवादी हैं
उन आतंकवादियों की भूमिका की वजह से जो है ना, वहाँ के जो राजनेता हैं, जो अच्छे अच्छे जो लीडर्स हैं, जो राजनेता लोग हैं, उनको जो है देश छोड़ करके जाने को विवश हो जाते हैं। वो लोग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ के जो आतंकवादी गुट हैं वो उनको सही से रहने देते ही नहीं है, उनको सही से काम करने देते ही नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पर आतंकवाद की जो गतिविधियाँ है वो बढ़ती ही जाती है। और पाकिस्तान खुद एक ऐसा एक देश बोल सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक देखा जाए तो आतंकवाद को समर्थन देता रहता है। इसका एक प्रूफ ये है कि ओसामा बिन का जो मारा गया था, ओसामा बिन लादेन, ये जो है एबटाबाद जो कि पाकिस्तान के अंदर है, एबटाबाद के अंदर मारा गया था 2 जून 2011 में, ठीक है। और ये कहाँ पर मरा है? पाकिस्तान की धरती में, जिसका ये परिणाम मतलब इसका एक ये प्रूफ मिलता है कि पाकिस्तान जो है अपनी धरती पर से आतंकवाद को जन्म देता रहता है, ठीक है। तो आज के समय भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक आतंकवाद का समर्थक है। और इसी इसी वजह से जो है, आतंकवाद की वजह से जो है, पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो स्थायी रूप से टिका नहीं रह पाता है, ठीक है। अगला आपका जो पॉइंट है इसमें ये है कि चमत्कारी नेताओं का अभाव है। देखिए, अगर हम इसको भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो भारत एक भाग्यशाली देश रहा है। क्यों रहा है वो भाग्यशाली देश? क्योंकि उनके जो शुरुआती नेता हैं या फिर अभी तक के जो नेता हैं, कुछ अच्छे नेता निकले। उनके अंदर ये क्या कहते हैं, कुछ लालसा नहीं थी, कमज़ोर नहीं थे वो लोग, ठीक है, या फिर वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते थे। परंतु अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो वहाँ के जो निर्माता हैं मोहम्मद अली जिन्ना और ये लियाकत अली खान, इन दो को अगर हम छोड़ देना तो वहाँ के जो बाकी के जो लीडर्स हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो अब तक जो है ना कमज़ोर ही साबित हुए हैं। क्यों क्यों कमज़ोर साबित हुए? क्योंकि वो जो है सेना के माध्यम सेना के ऊपर तालमेल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। आतंकवाद का जो गढ़ है उसको सही से कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जिसके वजह से जो ये लियाकत अली खान हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, इनके जो उत्तराधिकारी हैं ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हैं, कह सकते हैं हम, ठीक है। और जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना में बहुत बड़ी कठिनाई जो कह सकते हैं हम आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज हमारा, ये पूरा हमने टॉपिक कवर कर दिया है, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारे इसमें कवर हो गए। जो इसका हमारा पार्ट 2 आएगा उसके अंदर जो है हम इन 2 टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।